दोस्तों नमस्कार। ईरान और इजराइल का वार स्टार्ट हुआ। अमेरिका भी इजराइल के साथ था। वार स्टार्ट हुआ 28 फरवरी को और अमेरिका ने कहा था हम 2 दिन में वार खत्म कर देंगे। ईरान की जो टॉप लीडरशिप है उसको उन्होंने खत्म कर दिया, इंक्लूडिंग अयतुल्ला खमेनी। और उनको लगा था कि यहाँ पे वार खत्म हो जाएगा। वार तो खत्म नहीं हुआ। 40 दिन तक वार चलता रहा, जिसमें सबका नुकसान हुआ। ईरान ने गल्फ कंट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे अमेरिका के बेसिस हैं तो हम यहाँ पे अटैक करेंगे। तो चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे ओमान हो, सब जगह पे, या कतर, यहाँ पे अटैक किया, जिसकी वजह से बहुत तबाही हुई और गल्फ कंट्रीज को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन बाद में एक एग्रीमेंट कर लिया गया। लेकिन ये नहीं पता कि एग्रीमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ। शायद सोशल मीडिया पे हो गया। ईरान ने अपनी शर्तें रखी, कुछ शर्तें ट्रंप ने रखी, लेकिन ये देखा गया फिर जो ट्रंप ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को एक ट्वीट भेजा, ट्वीट बना के भेजा, और शहबाज शरीफ ने वही ट्वीट कट एंड पेस्ट कर दिया, जिससे पता चल गया कि शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है वो अमेरिका से आया था, उसी को उसने वहां पे लिख दिया। तो ऐसे आज 2 बेवकूफों ने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया, जिसकी वजह से एक बंदर, जैसे कहते हैं ना, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले गया। बंदर कौन है? बंदर ईरान, बिल्लियां यूएस और पाकिस्तान, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को इस टाइम पे हिला के रख दिया। एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन जो मेन पार्टी थी एग्रीमेंट के अंदर, इजराइल, उसको इनवाइट नहीं किया गया, ना बात हुई, ना ये भी नहीं पता कि कब ईरान और यूएस के यहाँ पे जो टीमें थी वो मिली, कोई मुलाकात तो हुई नहीं। तो एग्रीमेंट क्या हुआ और फायदा किसको हुआ, इसी पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद राजन खन्ना जी बैठे हैं। राजन खन्ना जी, ये लड़ाई के अंदर ट्रंप तो अपना जान बचा कर भाग गए, कहते हम एग्रीमेंट हो गया, आप पैसे कमाओ, मैं भी पैसे कमाऊंगा, और वर्ड ये छूट रहा है कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे तो ईरान ने सैंक्शन लगा दी, जो भी उनके वहां से पास करेंगे कार्गो के शिप्स या दूसरे शिप पास करेंगे, उस पर लगाएगा टैक्स, टैरिफ लगा देगा। आपको क्या लगता है कौन जीता कौन हारा? पहली बात। नमस्कार जी। ये पूरा जो सिनेरियो बना ना जी, ये पिछले 1.25 महीने से, इसको मैं कोई जनरल टर्म्स में नहीं, मैं स्पेसिफिक्स में डिस्कस करूंगा, और खास करके वो चीज के ऊपर गौर करेंगे और उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे कि भारत के संदर्भ में भारतीयों के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, लॉन्ग टर्म क्या है, शॉर्ट टर्म क्या है। ये हमारा मेन मुद्दा है। देखिए कि जब भी गल्फ रिलेटेड या मिडल ईस्ट रिलेटेड कोई भी वॉर होती है ना जी, वो उसका इम्पैक्ट पड़ता है पेट्रोकेमिकल पे। और पेट्रोकेमिकल क्योंकि हमारी एनर्जी की ज़रूरत है तो हम इंपोर्ट करते हैं, और जब इंपोर्ट करते हैं तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ जाता है। हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। दूसरा, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज इतनी मेहनत से हमने कमाया होता है वो उसमें ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसकी थोड़ी सी मैं हिस्ट्री एक एग्जांपल दूंगा। 1973 में पंगा लिया था ये अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ में, क्योंकि उस वक्त उनका ये योम किपुर उनका बहुत बड़ा एक त्योहार होता है, मना रहे थे। इनको लगा कि सारे जो यूज है उसमें बिजी होंगे तो हम इनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर देंगे, और सरप्राइज अटैक करके हम उनको जो है वो नेस्तानबूद कर देंगे। वो पहले 2-4 दिन उनके फेवर में रहा, लेकिन बाद में तो क्या, बड़ी बहादुर कौम है जो इजराइल है ना, बहुत बहुत बहादुर कौम है। उन्होंने हजारों सालों की मारें खाई हुई हैं, जख्म सहे हुए हैं उन्होंने। तो वो क्या है, इतनी जल्दी सिर नहीं नीचे झुकाते। तो उन्होंने बहुत मुकाबला किया, वापस इनको मारना शुरू किया। फिर इनको क्या होता है, जब इनको मार पड़ती है ना किसी और मुल्कों से, तो ये सीधा जाते हैं, क्योंकि इनके हाथ में एक हथियार है, वो है पेट्रोलियम का, ये जो हाइड्रोकार्बन का। उस वक्त भी 1973 में पुराने जिन लोगों ने राजनीति को, जिन्होंने ध्यान ख्याल रखा हुआ है, वो इस बात को मेरे से सहमत होंगे कि उस वक्त हमारे ऊपर इतना बड़ा क्राइसिस आ गया था कि इंदिरा गांधी उस वक्त हमारे यहाँ पर इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि उस वक्त क्या, हमारे पास में कुशन नहीं था। हमारे पास में इतना ज्यादा उस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं थे। ठीक है, बहुत बड़ी मार पड़ी थी हमको उस वक्त 1973 में। लड़ते मरते ये हैं, वो इफेक्ट हमारे पर आ जाता उस बात का। अब क्या हुआ कि अब ये वार हुई ना जी, इसमें भी कोई करीबन $60-65 पर बैरल का क्रूड का, ब्रेंट क्रूड का जो एक प्राइस चलता था, जो एक बेंचमार्क था, और हमें ज्यादा सस्ता इसलिए भी मिला करता था कि रशिया से पहले 3 साल तो हमने बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे लिया रशिया से।
और बाद में भी जब हमारा इनके साथ में अंडरस्टैंडिंग हो गई ट्रेड डील के ऊपर यूएसए के साथ में, तो भी हमने दरवाजे खुले रखे थे, हमको इंटरनेशनल मार्केट से काफी सस्ता ही मिलता था। और हमने पैसे उसमें बहुत कमाए हैं, क्योंकि उसमें क्या होता था, हम वहां से क्रूड मंगाते थे। हमारे पास में दुनिया में सबसे ज्यादा जो है उसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। जामनगर रिफाइनरी इज द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड। तो हम उल्टा यूरोप को यहाँ से, क्योंकि यूरोप डायरेक्ट ट्रेड सैंक्शन की वजह से रशिया से ले नहीं सकता था, हम यहाँ से रिफाइन करके यूरोप को बेचते थे। तो हमारी इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी वो सारी बातें हो रही थी। अब क्या हुआ कि क्योंकि हमारे पास कुशन बहुत बड़ा है, तो हमने हमारा टच कर गया था फॉरेन रिजर्व सर को करीबन $700 बिलियन। आज वो $50 बिलियन, मतलब 5 लाख करोड़ रुपया हमारा कम है। हमने उस बात को ध्यान में रखा कि उनका जो इम्पैक्ट है वो सारा हमारी पब्लिक के ऊपर ना जाए, क्योंकि महंगाई होगी, हर चीज बढ़ जाती है। अगर आप देखो ना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है पंजाब में, अगर गेहूं, मैं बहुत साधारण शब्दों में समझाता हूँ कि लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। अगर गेहूं 20-25 रुपए किलो है और महाराष्ट्र में अगर मान लो 40-50 है, तो जो डिफरेंस है वो ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग, लॉजिस्टिक कॉस्ट है सब वो वाली। तो जब वो बढ़ जाती है तो हर चीज बढ़ जाती है, हर बात बढ़ जाती है। तो वो जो बात थी वो हमने उसको शॉक अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अभी क्या था कि आपको शायद ध्यान होगा, जब ये वॉर शुरू हुई थी, हमने एक शो किया था, उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि लॉन्ग टर्म में भारत को इस वॉर का बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। क्योंकि ये जो दोनों इस्लामिक जो ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक है जो शिया ब्लॉक है, एक जो सुन्नी ब्लॉक है। सुन्नी ब्लॉक में ये सऊदी अरेबिया है, जितने भी गल्फ जीसीसी कंट्री जिसको हम कहते हैं, ठीक है, कुवैत है, बहरीन है, ठीक है, ओमान है, कतर है, ये सारे कंट्रीज ने हमको टाइम टाइम पर सर ब्लैकमेल किया है। ये ध्यान में रखना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर के मुद्दे पे ना किया हो या किसी और मुद्दे पे ना किया हो। तो ये जितने कमजोर होंगे, हमारी डिप्लोमेटिक लेवरेज दुनिया में उतनी बढ़ेगी। ये बात तो तय है, अंडरलाइन है, कभी अब ज्यादा कभी कम। ईरान ने भी हमेशा हमारा विरोध में ही ईरान गया है, तो ईरान भी इसमें कमजोर होना चाहिए था। और कौन मजबूत होना चाहिए था इसमें? इजराइल। इजराइल जितना मजबूत होगा, भारत को उतना बड़ा लाभ है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली आपका जिसको ऑल वेदर फ्रेंड दुनिया में कोई है तो वो इजराइल है। ये बात जो है, कई बार जो होते हैं हमारे डिप्लोमेट समझते भी हैं, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि डिप्लोमेसी जो बहुत एक अलग ही प्रकार की गेम है, कई बातें ऐसी होती है जानते बूझते भी आप बताते नहीं हो। लेकिन हम क्या है कि सोशल स्फीयर में काम करने वाले हैं, देश की लाभ हानि के ऊपर बात करते हैं, समाज की, हमारा कल्चरल नेशनलिज्म है, उसके साथ में कौन खड़ा है हम उसकी बात करते हैं। रशिया हम उसको बहुत बड़ा अपना लॉन्ग टर्म फ्रेंड मानते थे, लेकिन रशिया भी आज हर कंट्री के अपने एक लाभ हानि का एक उनका तराजू होता है। रशिया भी आज, क्योंकि वो दो पलड़ों में बैठा है, चीन के और हमारे, मतलब जब यह पूरा संदर्भ आ जाता है तो चीन के उसके ऊपर लेवरेज ज्यादा है। बड़ी सिंपल कारण है, क्योंकि वो लैंड से उससे जुड़ा है, उसको कोई सैंक्शन नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया उसके ऊपर सैंक्शन लगा दे, तो वो अपने जमीन के रास्ते से पाइपलाइन से उनको पूरा अपना पेट्रोल डीजल बेचता रहता है, उसको हथियार की टेक्नोलॉजी देता रहता है। तो रशिया का सर्वाइवल बहुत ज्यादा चीन के ऊपर है, ये हमको समझ के चाहिए, ये हार्ड रियलिटी है सर। हम उसको कितना बड़ा अपना दोस्त क्यों ना माने, ठीक है, उसके लिए उसके जो देश के जो उनके हित है ना वो सर्वोपरि है। अच्छा, हम इजराइल की बात कर रहे थे, इजराइल पे आ जाती। इजराइल इसलिए हमारा लॉन्ग टर्म और सबसे बड़ा हमारा जो है वो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, क्योंकि उसके ऊपर भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारे ऊपर भी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये बात समझ के चलिए, हमारे दोनों पर है। उसके साथ हमको खड़ा होना है, हमारे साथ उसको खड़ा होना है। तो इस वॉर में इजराइल अगर विनर बनकर के निकल जाता तो हमें उस बात की बड़ी खुशी होती। मैंने पिछली बार 2 शो में वही किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या हो गया है कि अब वो हमारे एक कॉलोक्वियल लैंग्वेज में हम कहते हैं ना, भारत में भी रायता फैला दिया है। ये ट्रंप ने एक बहुत बड़ा रायता फैला दिया है। खुद भी उसने बहुत बड़ा नुकसान यूएसए का किया है, ठीक है, और उसने इजराइल को भी एक मिडल ऑफ द वे में उसने छोड़ दिया, इजराइल का साथ छोड़ दिया है। ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ, ये बात आप ध्यान में रखिए। उल्टा
अब मुझे एक बात बताइए, मैं ये जगह जगह के ऊपर मीडिया में हम लोग सुन रहे हैं कि समझौते के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। कह रहे भैया पहले भी जब आपने वॉर की उस पर बम बरसाए उससे पहले खुला हुआ ही था, वो बंद कहाँ था? रोज के 100-150 शिप वहां से निकला करते थे तेल के, कहाँ बंद था वो? ठीक है, आज आपने क्या किया, ईरान को इस बात का एहसास दिला दिया है कि दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत भी उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करने से नहीं रोक सकती, उसके हाथ में लेवरेज है। आपने उसको एहसास दिला दिया, अब वो क्या बोलता है, मैं तो टोल रिजर्व से कलेक्ट खन्ना करूंगा। साहब, एक मिनट, मैं आपको बीच में थोड़ा सा टोकूंगा। जी देखिए, ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा देंगे, बिल्कुल नहीं खुलवाता है। लेकिन ट्रंप ने एक और बात कही थी कि मैं यह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इस पे पूरा कंट्रोल रखूंगा, यानी कि मेरे शिप्स रहेंगे, ताकि जितने भी शिप पास करें उसको एस्कॉर्ट करूंगा। एक और छोटी सी बात मैं बता दूं, फिर अपना प्रोग्राम रखिएगा चालू। अमेरिका सबसे बड़ी नेवी है, सबसे पावरफुल नेवी है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है नेवी की, लेकिन वो भी ईरान पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और जहां पे लड़ाई हो रही थी वहां पे अमेरिका ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रखे हुए थे। तो ईरान उसने ये भी कह दिया कि मैंने इनकी नेवी खत्म कर दी है। लेकिन अगर नेवी खत्म कर दी है तो हॉर्मुज पे किस तरीके से ईरान इस टाइम पे भी कंट्रोल करके बैठा है, ये मुझे समझा दीजिएगा। देखिए, उसने वो इनका कोई नुकसान मेजर नहीं कर पाया। मैं आपको, क्योंकि समय कम है तो मैं आपको कम शब्दों में बताऊंगा कि हुआ क्या है ईरान में। इन्होंने 30-35 दिन तो जबरदस्त वहां पर रॉकेट्स जो हैं अपने उनसे नुकसान किया, उनका जितना भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भी तबाह कर सकते थे और इंफ्रा कर सकते थे, एयरपोर्ट्स काफी इनके उन्होंने कर दिए। लेकिन दैट इज नॉट एनफ। अभी हुआ देखिए, अब जो फेज आने वाला है वो फेज ये है कि वहां पर रिकंस्ट्रक्शन शुरू होगी। वॉर के बाद में जो पेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज उसके पास बहुत है, ईरान के पास में गैस, सबसे बड़ा गैस फील्ड उसके पास है, पेट्रोलियम उसके पास बड़ा हुआ है। ठीक है, अब खरीदार कौन है? खरीदार उसके हैं, मेन सबसे बड़ा खरीदार चाइना है। ठीक है, तो उसके पास में भी फंड्स की कोई कमी नहीं है, वो वापस से रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। और ठीक ठाक पॉपुलेशन उनके पास, ठीक है, 8 करोड़ से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है। और वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड क्या है, 2 आप करोड़ वो से भी ऊपर है। देखिए। ठीक है जी, वो उस पॉपुलेशन का एजुकेशनल लेवल क्या है, उनकी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री क्या है। पिछली बार मैंने एक वर्ड यूज किया था, जेनेटिक इंटेलिजेंस। वो जेनेटिक इंटेलिजेंस में ईरान जो है बहुत आगे है। ठीक है, अब ये सारी बातें, वो तो रिकंस्ट्रक्शन शुरू की, उनकी इकोनॉमी तो बूम करेगी, 10 से 12% डबल डिजिट ग्रोथ उनकी जीडीपी रिकॉर्ड हो जानी है अभी। ठीक है, हथियारों की उनके पास कमी नहीं होनी। रशिया भी बैठा है, चीन भी बैठा है, और चीन के हथियार जो है ना, ये दुनिया एक बहुत बड़ी मुगालते में रहती है सर। जो मुकालते होते हैं ना, जो डिलीजन होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं, ख्याल करना आप। मैं बार बार हमेशा कहता हूं कि चीन के वेपन इंफीरियर बिल्कुल नहीं है किसी भी वेपनरी से। ना उनका जो है वो डिफेंस सिस्टम है, ना उनका, उनके बहुत बढ़िया बेहतरीन वेपन हैं चीन के। इस मुगालते में दुनिया न रहे। हमारे यहाँ पर वो चीनी माल है जी, कुछ नहीं चीनी माल, वो यूएसए के टेक्नोलॉजी को टक्कर दे रहे हैं वो लोग। आज आप उनके जो है वो सैटेलाइट्स की जो उन्होंने ये पूरी वॉर में, आपको पता है कि जितने भी यहाँ से मिसाइल उसने फायर किए, सबके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स जो थे वो चाइना ने प्रोवाइड किए हैं ईरान को। चाइना ने पूरे सेटेलाइट इन्फॉर्मेशन दी। सर दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आई टेल यू, बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो ये फजूल की हम मुगालते पालते रहते। हमारे भी ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी बकवास की थी लोगों ने। उनका सर J-10C और J-17 आपका मुकाबला, आपके रफाले से का मुकाबला कर रहे हैं। ठीक है, वो ये बेवकूफी मत करें हमारे लोग या दुनिया के भी लोग। अच्छा, अब वो उसके पास हथियारों की कमी नहीं है ईरान के पास में, वो रशिया देगा, पैसा उसके पास है, वो रिकंस्ट्रक्ट करेगा। और ये इतना 1-1.5 महीने के ड्रामे का हुआ क्या? फिर क्या किया इन्होंने? मुझे सिर्फ इस बात का ही है, हमें तो चलो ठीक है, एक फाइनेंशियल सेटबैक लगा, मैंने आपको बताया 5 लाख करोड़ रुपए का लग गया हमको चूना भारत को इसमें। इजराइल, उसके जो मोटिव्स थे ना वो नहीं पूरे होने पाए। ये बिकॉज क्योंकि इस बेवकूफ ने, ये ट्रंप ने, कई बार क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूँ कि एक ना 2 टर्म्स है इंडिया में। एक हमारे पंजाबी में कहते हैं मचला, और महाराष्ट्र में बहुत चलती है, उसको कहते हैं येड़ा बन के पेड़ा खाना, कि पागल बन के आदमी अपना मतलब निकाल जाता है। शुरू शुरू में तो मेरे समेत
कई लोगों के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं या जो तर्जियाकार हैं वो मानते थे कि ये क्या येरा बन के पेड़ा खाता है, मतलब ऐसी बेवकूफों वाली स्टेटमेंटें देता रहता है ट्रंप, लेकिन अंदर से इसकी जो थॉट्स है बिल्कुल अलग है। पहले काफी समय तक मेरा इसके बारे में यही एक जितना मैंने इसको स्टडी किया, लेकिन अब मैंने देखा है कि वाकई में ये येरा है, ये येरा बन के पेड़ा नहीं खा रहा था, ये बंदा है ही पागल। और इस आदमी ने पिछले कोई 41 दिन से ये दुनिया भर को हिला करके रख दिया। दुनिया भर के गरीब देशों में तो ये हाल हो गया। हमारे पास तो मैंने तो बताया ना आपको, बहुत बड़ा एक बफर था फॉरेन एक्सचेंज ऑयल का भी 87 डेज का था, तो हम बच गए। बाकी लोग बेचारे छोटे छोटे गरीब मुल्कों का तो इसने तबाही करवा के रख दी है। तो ये पागल ने अब क्या हुआ है कि ये पाकिस्तान का, मैं पॉइंट पर आता हूं, क्या था कि अगर ये वार ना रुकती, ये और 10-15 दिन आगे जाती, तो ऐसा मुकाम आ चुका था। सऊदी के साथ में इन्होंने एक पैक्ट किया था पाकिस्तान ने, वो डिफेंस पैक्ट था कि सऊदी पे अगर कोई हमला होगा तो पाकिस्तान वहां आएगा, पाकिस्तान पे होगा तो सऊदी आएगा। ठीक है जी, ये उनका पैक्ट था। सऊदी के ऊपर जैसे जैसे ईरान ने जो है हमले किए, सऊदी वालों ने इनको संदेश भेजने शुरू कर दिए थे कि अभी हमको आपकी बूट्स ऑन ग्राउंड की जरूरत नहीं है, हमें आपकी फौज की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान की फौज वहां सऊदी नहीं थी, लेकिन आप इनको कम से कम थोड़ा थ्रेटन करो आपके बॉर्डर से। जो पाकिस्तान का ईरान के साथ में बलूचिस्तान वाली स्ट्रिप है, आप कम से कम थोड़ी ट्रूप मूवमेंट करो, आपके थोड़े एयर असेट्स जो है मोबिलाइज करो यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा इनके ऊपर वो पड़े। देखो डिफेंस पैक्ट का मतलब तो यही है ना, क्या मतलब होता है हमारा रशिया के साथ में 25 साल का डिफेंस पैक्ट 1971 में जब साइन हुआ, ठीक है, जैसे ही उनका 7वां बेड़ा बे ऑफ बंगाल में आया, तुरंत उनके पीछे 2 सबमरीन्स आ गई रशिया की, है ना, दैट इज द हिस्ट्री। इसीलिए वो वहां पर चिटगांव की वहां पर बंदरगाह पर तो वो लोग पहुंच नहीं सके, एंड वी हैव अफेक्टेड द सरेंडर। तो वो पाकिस्तान को कह रहा था यार तेरा डिफेंस पैक्ट काय का है, तू मेरे साथ में, तो पाकिस्तान उसमें जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर पाकिस्तान अपनी सेट्स को थोड़ा भी मोबिलाइज करता है वो बॉर्डर पे, तो 2 चीजें, 2 धारी तलवार है पाकिस्तान के ऊपर। एक तो ईरान के अंदर जो ईरान की सीस्तान प्रोविंस है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे लगती है, वो पूरी बलोच प्रोविंस है, वहां पर बलोच है। जो बलोच इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं, वो उन्होंने इनकी रातों की नींद हराम कर रखी है सर। तो जो बाकी अगर 1,50,000 बलोच और वहां से हथियार बंद होकर के आ जाते हैं पाकिस्तान में, तो बलोचिस्तान तो गया, पूरी तरह गया। तो एक तो उनको यह था। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर 15 से 20% शिया पॉपुलेशन। पूरी दुनिया में ईरान पूरी शियाओं का अपने आप को कस्टोडियन मानता है, और पूरी दुनिया के शिया ईरान को अपना कस्टोडियन मानते हैं। ठीक है, ये अब बात समझ के चलिए। भारत में भी क्या हुआ, कश्मीर में जब उन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जो वहां के शिया थे ईरान भेजने के लिए, ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान के अंदर 15-20% शिया है ना जी, ये बहुत ज्यादा दबाव लेकर आ रहे थे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पे कि आप इस वॉर में वेस्ट के साथ में खड़े हो, आपको ईरान के साथ में खड़ा होना चाहिए। आपका इस्लामी इत्तेहादी जो है वो तो ईरान है। आप उम्मा की बात करते हो, आप मिल्लत की बात करते हो, इस्लामिक ब्रदरहुड की बात करते हो। इस्लामिक ब्रदरहुड ना तो इजराइल में है ना यूएसए में है, वो तो ईरान में है, तो आप तो उनके पीछे चल रहे हो। तो इस चीज से बचने के लिए एक बहुत बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन बन जानी थी अगर ये युद्ध और 8-10 दिन आगे चला था। तो पाकिस्तान जो था बहुत बिलबिला रहा था कि कैसे भी करके उसके गले से ये उस तरह की माला निकल जाए, युद्ध बंद हो जाए। और उसके लिए ये जो मुनीर है और शहबाज शरीफ, इन्होंने रात दिन एक किया। इन्होंने कोशिश ये की, आपने जो एक बात अभी कही ना जी कि कोई आपस में मीटिंग नहीं हुई, कोई आपस में कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, कोई समिट नहीं हुआ, फिर कैसे हो गया। तो ये डाकिए का काम जो किया ना बीच में, ये शहबाज ने और मुनीर ने किया है। और उसमें उसने उसको बोल दिया कि जैसे ऑफ रैंप कहते हैं ना, कि हम तुमको ऑफ रैंप देते हैं भैया, चेहरा अपना बचा के चले जाओ। कोरिया की वार में जूते खाए थे तुमने, यूएसए ने वियतनाम में खाए, बाद में अफगानिस्तान में 20 साल रहे खाए, तो एक काम करो, जूते तुमको और ज्यादा पड़े, इससे पहले तुम बाहर निकल जाओ यहाँ से। तो वो तो बहुत ज्यादा उतावला था। वो उतावला था बिना किसी अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव किए बिना वो इस बात पे मान गया कि हाँ जी ये करते हैं। इसका विनर लूजर
कौन है? इसका लूजर है यूएसए। इसका विनर कौन है? इसका विनर है ईरान, क्योंकि मैंने आपको को वापस रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे और जो गलतियां उन्होंने पास में की हैं वो गलतियों से हट करके करेंगे। और उनके पास दुनिया की दो बड़ी ताकतें जो उनके साथ में है, एक चीन है और एक रूस है। ठीक है, अब आप आ जाओ इजराइल के ऊपर। इजराइल के ऊपर वाकई में एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, आप बात समझिए, क्योंकि पिछले 2000 साल में पहले उनको जो है रोमन्स ने वहां से निकाला, पहला एक्सोडस हुआ उनका वहां से। ठीक है, फिर उसके बाद में जब इनके आपस में क्रूसेड्स और जिहाद होते थे उसमें भी मार बेचारे यहूदियों भी पड़ते थे, तब वो वहां से भागने शुरू हुए। बाद में बगदादी ज्यूज, भारत में एक ज्यूज जो है ना उसमें बेने इजरायली है, कोचीन ज्यूज है और जो काफी अभी इजराइल चले गए हैं, और एक उसमें ज्यूज जो है वो बगदादी है। ये समय समय पे भारत में आए हैं सर, वहां से बेचारों को जब प्रोसिक्यूट किया गया वहां से भाग भाग के भारत में आए, भारत ने शरण दी इनको अपने यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो लोग हैं इनको लास्ट कहते हैं कि लास्ट स्ट्रॉ ऑन कैमल्स बैक वाज हॉलोकॉस्ट, जो हिटलर ने किया। अब अगर उनको अपना एक होमलैंड मिल गया है जहां शुरू से ही उनकी जो दे आर सिविलाइजेशनल पीपल, वो उसके उन्होंने उनको ये तो नहीं कहा कि भी जॉर्डन तू मैं तेरा ले लूंगा, या मैं इजिप्ट तेरे को ले लूंगा, मैं लीबिया तेरे को ले लूंगा। अरे भाई वो बेचारे छोटे से जगह में थे। 1948 में जैसे ही वो अपने होमलैंड में आया उन्होंने उन पे हमले करने शुरू कर दिए। 67 में वापस इनके ऊपर हमला किया, 73 में फिर इनके ऊपर हमला किया, फिर एक साइड में इनके ऊपर हिजबुल्लाह बैठा दिया, एक साइड में हमास बसा दिया, कभी यासर अराफात को लेते। तो वो बेचारे क्या करें, घुटने टेक दें इनके आगे, हमारी तरह नहीं टेक सकते वो। आज हम वो उनके लिए मैं चाहता हूं कि कम से कम जिस तरह से उनके ऊपर उनका अस्तित्व को खतरा है वैसे ही हमारे भी अस्तित्व को खतरा है। वो पुरानी बात नहीं है जी लोगों की, हमारी अनफॉर्चुनेटली भारत में हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। जो हमने पूरी की पूरी जो वेस्ट भारत था वो पूरी की पूरी उसका एजुकेशन तंत्र आपका, उसका मेडिकल तंत्र आपका, उसकी जमीनें आपकी, वहां के घर आपके, वहां के कॉलेज यूनिवर्सिटीज आपकी, और रातों रात आपको बोल दिया चलो अपना बोरिया बिस्तरा बांधो भागो यहाँ से। ठीक है, कश्मीर में क्या हर चीज है, कश्मीर में जाओ आप, किसी गांव में चले जाओ, वहां की सबसे खूबसूरत सुंदर इमारत जो होगी आप उसका इतिहास निकालोगे तो कश्मीरी हिंदू पंडित की थी वो, यहाँ पर आज ये कब्जा करके बैठे। आज मुर्शिदाबाद में, बंगाल में लगे हुए हैं, मल्लपुरम में आप जाके नहीं दिखा सकते। कब जागेंगे हम? ये जो है ना, हमें तो खुले तौर से आज इजराइल के सपोर्ट में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में अगर मैंने बताया वैचारिक रूप से या कल्चरल किसी भी रूप से खड़े हैं तो यहूदी और इजराइल खड़ा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये जो ड्रामा हुआ है 30-40 दिन का, इसमें उन बेचारों का जो है बहुत बड़ा जो एक होना चाहिए था कि उनका एक और ऑब्जेक्टिव था, उनका एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था, वो अचीव नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत कुछ बताया कि इंडिया को इससे क्या फायदा, इंडिया को क्या नुकसान इस वार से, और ये भी बता दिया कि इसके अंदर जो मेन विनर है वो है ईरान, जो लूजर है वो है अमेरिका, और तीसरा ये भी बता दिया कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और खन्ना साहब आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।